बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। आज के मौजू जो हैं वो सबसे पहले हम बात करेंगे ISPR के जो मेजर जनरल साहब हैं, उन्होंने कल एक टीवी इंटरव्यू में कहा है कि ये झूठ है कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश हुई है। अजीब इत्तेफाक है कि पाकिस्तान में रजीम चेंज भी हो चुकी है और नई हुकूमत आ चुकी है, लेकिन अभी तक ये मसला ज़ेर बहस ही है। जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो आपने देखा कि उस वक्त भी ये मसला जब उठा था 27 मार्च को, तो 27 मार्च को ही बात है मेरा ख्याल है, तो उन्होंने कहा था कि भाई मैं तो इस बात पर आ गया हूं कि मुझे एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कहा गया कि इलेक्शन करवाएं, रिजाइन दें या नए इलेक्शन करवाए जाएं या असम्बली तोड़ दी जाए। और असम्बली तोड़ दी गई। उसके बाद फिर आपने देखा फिर अदालत उज़्मा ने दोबारा उसको बहाल किया, फिर नो कॉन्फिडेंस हुआ और नई हुकूमत आ गई। यानी साजिश क्या होती है और मुदाखलत क्या होती है, पाकिस्तान की सारी अवाम इसमें कंफ्यूज है। अब क्या जरूरत थी या क्या जरूरत पड़ गई थी कि ISPR को दोबारा ये बात करनी पड़ी, उस वजह उसकी ये उन्होंने बताई कि अदारों को निरायन किया जा रहा है। रोजाना कहा जा रहा है कि जो न्यूट्रल हैं ये न्यूट्रल नहीं रहे, ये इन्होंने बकाया तौर पर कहीं ना कहीं को काम किया। अब बात यह है कि दोनों मौक़िफ़ अब सामने आए हैं। एक तरफ तो पाक फौज की इज्जत है कि जिस पर हर वक्त उंगली उठाना बिल्कुल बेहतर नहीं होता, लेकिन दूसरी तरफ एक तबके का यह भी ख्याल है, और असद उमर ने बकाया तौर पर आज बयान में कहा है कि ISPR को इन सियासी मामला से दूर रहना चाहिए। उनकी इज्जत है और ये है कि पाकिस्तान में बाकायदा रजीम चेंज साजिश हुई है, और जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई थी वहाँ किसी ने नहीं कहा कि नहीं हुई, बल्कि हमने तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बकाया तौर पर ये कहा है कि इसकी एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए जो अभी तक नहीं बन सकी, और आज फिर हम उनको लेटर लिख रहे हैं कि इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए। ये बातें हैं कि क्यों फौज को इन चीज़ों में इन्वॉल्व किया जाता है और फौज क्यों बार बार उनके तर्जमान टीवी पर आके इस तरह की बातें करते हैं, और अवाम ने इस पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। दूसरा भी हैरत अंगेज़ है, जिससे मैं अक्सर कहता हूँ कि पाकिस्तान की हैरत कदा है कि तकरीबन बलूचिस्तान के अलावा सारे बजट पेश कर दिए गए हैं, वफाक में भी, सिंध में भी, KPK में भी। पंजाब का बजट आज पेश हुआ है, अवान इकबाल में पेश हुआ है। बजट इजलास के दौरान चौधरी परवेज़ अली साहब स्पीकर पंजाब असम्बली हैं, उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो ये है कि IG और चीफ सेक्रेटरी यहाँ मौजूद हों। वो जो 25 तारीख को लॉन्ग मार्च के दौरान जो MPs के ऊपर जल FIR और दहशतगर्दी हुई थी उसकी माफ़ी मांगी जाए, लेकिन हुकूमत डट गई है कि ऐसा नहीं होगा। काश इस मसले को हल किया जाता। अब हालात जो हैं वो बता रहे हैं कि हालात और वाक़यात सियासतदानों के हाथों से निकलते जा रहे हैं। अब वहाँ मायूस हैं कि कोई ऐसा ज़रूर वाक़या हो कि इनसे जान छूट जाए, क्योंकि आज देखिए आज भी 2 इजलास हुए, बजट इजलास, एक सूबाई असम्बली का इजलास बकाया तौर पर असम्बली के दफ्तर में हुआ है जो सूबाई असम्बली है, बड़ी तारीखी है, और दूसरा अवान इकबाल में हुआ है, वहाँ बजट को पढ़ दिया गया है। गवर्नर साहब ने ऑर्डिनेंस जारी किया है, और अख्तियार जो है स्पीकर पंजाब असम्बली के सर्व कर लिए हैं। उनको कहा गया महकमा कानून के मुताबिक कर दिया गया है। अब वो सेक्रेटरी जो असम्बली है उसके इख्तियार भी महदूद हैं, और सेक्रेटरी जो कानून है वो अब इसको रन करेंगे। ये एक नया काम है, इस पर बात करेंगे। वासत माहिर कानून आज बड़े वो हैं आफ्ताब बाजवा साहब और ब्रिगेडियर लियाकत साहब हैं। वेलकम टू द शो। पहले मेरा ISPR पर ब्रिगेडियर साहब आपसे हम टेक लेते हैं कि ये कंट्रोवर्सी है, 2 पॉइंट ऑफ व्यू है लोगों के। वो कहते हैं कि फौज कोई अपने आप को दिखाने की जरूरत नहीं है कि वो मुल्क का बहुत ही ज्यादा लविंग अदारा है और मुल्क की हिफाजत करता है, कुर्बानियां देते हैं, लेकिन इस बात से तो इनकार नहीं किया जाए एस्टेब्लिशमेंट का रोल था। और उस दिन जो वाकयात हुए, रात को 12 बजे अदालतें खुली और जो प्रिजनर वैन आई और फिर सामने इस्लामाबाद के सामने लोगों को MNAs को सिंध हाउस में रखा गया, पंजाब में रखा गया, अकलियत को अक्सरियत में बदला गया। अब कोई तो इसके पीछे था ना, क्या कहते हैं? देखिए, हमारे मुल्क के अंदर बदकिस्मती से रिवाज और रिवायात और हमारा माजी ऐसा है कि हम जमहूरियत को कबूल नहीं कर रहे एक कौम की हैसियत से। हम वही गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, और गुल्ली डंडा के जीतने के लिए, स्कोर को इधर से उधर करने के लिए हर हथकंडा हम इस्तेमाल करते हैं। अगर अदम एतमाद आई है और देख रहे हैं कि अब ये इनके नंबर पूरे हो गए, तो फिर एक ऐसा दाव मारा जिसके ऊपर एतजाज हसन साहब भी बहुत खुश थे। उन्होंने कहा बॉल ही गुम कर दिया, वाह ऐसा छक्का मारा, वाह वाह क्या कमाल किया है कि अमेरिका के नाम लगाकर
वोटिंग से पहले ही तहरीक अदम एतमाद को क्लीन बोल्ड या कह रहे आपने LBW कर दिया, जिस पे एतजाज हसन साहब बहुत खुश थे। और क्या ये अच्छी बात है कि हम जमहूरियत को चलने ही ना दें? अगर अदम एतमाद आए तो उसको अगले मुल्क, इसका मतलब एक रिवाज बढ़ गया। आइंदा आने वाली हुकूमतें जो हैं वो फ्रांस का बात तो बाद में, ये पहले जो जमातें PDM जिसको कहते हैं ये लॉन्ग मार्च किस लिए करती थी कि जैली हुकूमत है, सिलेक्टेड है, नए इलेक्शन आने चाहिए। तो साबित करें सिलेक्टेड है, अदालतें मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, असेंबली मौजूद है। अगर इतने इनके पास नंबर हैं तो साबित कर दें, उसके ऊपर फिर एक्शन ले लें। साबित कौन करे? कहाँ साबित करें? साबित तो हमसे कुछ भी नहीं होता। यही इश्यू है कि हमसे साबित कुछ भी नहीं होता। हमसे तो इंग्लैंड बेहतर था जिसने ये बताइए ना कि ISPR के जो मेजर जनरल साहब हैं उन्होंने जो बकायदा इंटरव्यू दिया, कुछ जरूरत है इसकी? फिर जिस बात के ऊपर इन्होंने क्या वजह बने, क्यों देना पड़ा? ISPR को क्यों आना पड़ा बीच में? वो इसलिए आना पड़ा कि आप पर इल्जाम लगता है और फौज का हक है कि अपनी सफाई पेश करे। जब आप लोग कहेंगे कि ये मैंने किया और मैंने नहीं किया हुआ, तो मेरा हक है कि मैं दुनिया को बताऊं। आप भी तो दुनिया को बता रहे हैं ना। ये जो बात कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट मिल गई और ये साजिश है और एस्टेब्लिश न्यूट्रल जो है वो जानवर होता है और उस जानवर ने ये सब काम करवाया। आप चीफ को भी नहीं छोड़ते, इदारे को भी नहीं छोड़ते, और अपनी बारी जब आती है तो ऐसे ऐसे दाव पेश लगाते हैं कि अकल दंग रह जाए। मेरा ख्याल है पूरी दुनिया की जमहूरियतें जो हैं उनके लिए ये पाकिस्तान का जो नया दाव लगाया इन्होंने, कुश्ती में उसको कलेजा कहते हैं, ये नेल्सन होल्ड कहते हैं। हमारे लॉ में एक बात है, देखिए ये जो नारे हैं, एक्सप्लेनेशन जो होती है हाफ कन्फेशन होता है, ये ज़हन में रखिएगा। कोई भी एक्सप्लेनेशन को दे रहा है तो इसका मतलब वो हाफ कन्फेशन कर चुका है। अब बार बार उनकी एक्सप्लेनेशन देना ब्लैंकेट जरूरत नहीं है। मैं विश्वास करता हूँ, देखिए मैं कानून का तालिब इल्म और हम बारूम में बैठ के इतना इस लफ्ज का मजाक उड़ाते हैं, साजिश नहीं हुई, ब्लैंकेट इंटरफेरेंस हुई है, साजिश नहीं हुई। वो क्या एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हो, क्या कौम को इतना ही बेवकूफ बना रहे हो? या क्या कौम में कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं है को आपके दो अंग्रेजी के लफ्ज समझ सके? माफी चाहूंगा। फिर बाद में बार बार आप एक्सप्लेनेशन दे के अपनी सफाई दे रहे हो। इन्होंने कहा कि मुदाखलत ये साजिश नहीं हुई, इन्होंने कहा। तो खुद ही मैं गुजारिश करता हूँ, इस पे हम बहुत सारे प्रोग्राम कर चुके हैं, लेकिन मैं एक गुजारिश करूंगा कि 2 लेटर, सदर पाकिस्तान का लेटर और डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली का लेटर चीफ जस्टिस को गया है। देखिए ये कोई रक्षा करने की सलाह नहीं है, मुल्क के साथ। ये स्पीकर जो है वो मेरे मरने का नहीं है, मेरा मामला से नहीं है स्पीकर लेके खड़ा हो। ये कौमी असेंबली का स्पीकर जिस लेटर पूरी कौम क्या डिमांड क्या है उनकी कि जनाब ओपन जुडिशियल कमीशन बना के इसकी इंक्वायरी कर। देखिए ना तो ये आर्मी वाले हैं, पुलिस वाले हैं, FIA वाले हैं, नैब वाले हैं, ये इंक्वायरी करते हैं, फैसला अदालत करते हैं। ऐसा ही है। अब क्योंकि बात इन अदारों से ऊपर निकल गई है, जब ऊपर जाती है तो फिर बनते हैं कमीशन, तो कमीशन बनना बहुत जरूरी है। और मेरी भी रिक्वेस्ट होगी चीफ जस्टिस पाकिस्तान से कि इस जो लेटर आए हैं उनको इज्जत दें। बल्कि बाजा साहब इससे बहुत पहले नहीं बनना चाहिए था, ताकि ये इस किस्म जो अनरेस्ट है, रोजाना तनकीद होती है, ये जवाब देना पड़ता है, सवाल करते हैं लोग, तो ये पहले क्यों नहीं हो सका? कल भी देखिए हमारे इख्तलाफात होते हैं, हम बुकला बैठते हैं बारूमों में, कल भी बड़े बड़े लोग बैठे थे, एक बात ही हम कर रहे थे, इख्तलाफात अपनी जगह पे। जो एक फैसला सुप्रीम कोर्ट के रात की अदालत ने दिया, क्या आर्टिकल 5 को डिस्कस किया उस फैसले में? जिस बिना पर रोलिंग दी गई, स्पीकर ने डिप्टी स्पीकर ने रोलिंग दे के कहा कि इजलास नहीं होगा क्योंकि इसमें ये मामला है लायबिलिटी का, उस पर तो फैसला आया नहीं, जिसके वजह एक रिव्यू पड़ा है। अब नहीं, उसके कॉन्सिक्वेंसेज ये है कि मुल्क का सारा कुछ ही बदल गया, और बदलने के साथ साथ पूरी दुनिया में हमें कोई पूछ नहीं रहा, आपका डॉलर ऊपर चढ़ा गया, स्टॉक एक्सचेंज बैठ गई, महंगाई आ गई, ट्रायल में महंगा मिल रहा है, तो ये उसके कॉन्सिक्वेंसेज है ना। ये मैं गुजारिश करता हूँ, देखिए केवल हमारा अपनी सियासी पार्टी से तल्लक नहीं, जाहिर है, लेकिन एक बात मैं जरूर जो मुझे बहुत पसंद आई, जो पहले नहीं पता था, शौकत अजीज साहब वज़ीर खजाना को भेजा गया असेंबली फील्ड के पास कि जाके बताया इस वक्त मुल्क की सूरत हाल मुआशी क्या है। देखिए जब तक मुआशी और हमारी फौजी कुव्वत मजबूत नहीं होगी, मुल्क मजबूत नहीं हो सकता। अभी जो डर लग रहा है हमें, जिस तरफ हमारे मुआशी हालात जा रहे हैं, इराक में इस तरह बनाए गए थे हालात, उसका एटमी रोल बैक करने के लिए उसके कौन कौन से इंस्पेक्टर नहीं भेजे गए उसके मुआयने के लिए वहां पे।
اللہ نہ کرے ہمارے بھی وہ حالات بن جائے. یہ حالات اس طرف لے کے جا رہے ہیں، لیکن سمجھ جانا چاہیے ہماری بڑی قوتوں کو، بڑے حلقوں کو اس بات پہ توجہ دینی جو چاہیے. شوکت ترین صاحب ہیں، وہ صاحب کا وزیر خزانہ، انہوں نے جو پوری جو لسٹ دی ہے، جیسے جی ڈی پی ہے، ہر زراعت ہے، ایکسپورٹ ہے، تجارتی خسارہ ہے، بیلنس آف پیمنٹ ہے، وہ سارا تو بہت اوپر تک اب نیچے آ گیا. تو پھر نقصان ہوا تو اس کی انکوائری تو ہونی چاہیے. دیکھیے میں گزارش کروں گا، یہ پنگا کیوں لیا؟ میں بتاتا ہوں. دیکھیے ڈومولو کا جو تھا میٹر، سائفر کہتے ہیں، لیٹر کہتے ہیں، جو بھی آپ سائفر کہتے ہیں، جو بھی آ گیا، وہ جو ہوتا ہے کہ سائفر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ لینگویج ڈائریکٹلی لکھی جاتی ہے، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. اتنی سی بات. اب میں گزارش کروں، جب وہ کیا ہے، اس کو انٹرفیئرنس تو ہم نے کہہ دیا، بلینڈڈ انٹرفیئرنس، سازش نہیں کہا. اور اس کے نتیجے میں پھر جتنے بھی امریکن کونسلیٹ تھے کس کس سیاستدان کے گھر نہیں گئے، پہلے یہ بتا دیجیے. تو آپ کو ایک اور خبر سناؤں کہ اس وقت تک جو پاکستان کا امریکہ میں سفیر ہے، اس کے کاغذات ایکسیپٹ نہیں کیے گئے، اور اسی طرح صدر پاکستان ہے جو ان کا سفیر ہے، کاغذ ایکسیپٹ نہیں کیے گئے. اور جب تک آپ کسی جگہ ارائیول رپورٹ دیتے ہیں، جوائننگ رپورٹ دیتے ہیں، وہ ایکسیپٹ نہیں ہوتی تو وہ کس طرح لوگوں کو مل سکتا ہے؟ لیکن مل رہا ہے. نہیں، وہ دیکھیے، ایک ہوتا ہے سفیر، ایک ہوتا ہے وہاں ایمبیسی کے اندر نمائندگان ہوتے ہیں مختلف، کونسلیٹ وغیرہ ہوتے ہیں، وہ جو ہوتے ہیں سارے کے سارے دفاعی بھی ہوتے ہیں، معیشت دان بھی ان کے ہوتے ہیں، سارے ایک ملک میں 10-12 کے قریب انہوں نے بھیجے ہوتے ہیں تاکہ اس ملک کی صورتحال کو وہ واچ کرتے رہیں. پھر وہ ان لوگوں کو، جس طرح ڈومولو کے متعلق مشہور ہے، جب بھی کوئی رجیم چینج کرنی ہوتی ہے اس ملک میں اس کو بھیج دیا جاتا ہے. اب وہ جو ہے اس وقت دیکھیے، اب گزارش یہ ہے، یہ ساری باتیں تو میٹر ریکوائرڈ انویسٹیگیشن. یہ باتیں سیریس ہیں باجا صاحب، بریگیڈیئر صاحب بتائیے. باتیں جب سیریس ہوں تو عام پاکستانی شہری بھی اس لیے پریشان ہوتا ہے کہ اس ملک کو صرف سیاستدانوں، یہ جو نظر آ رہے ہیں، انہوں نے کہنا نہیں بنایا، 5-10 لاکھ آدمی نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. تو فکر مندی تو ضروری ہے اور اپریسیشن بھی ضروری ہے افواج پاکستان کی، لیکن وجہ یہ ہے کہ یہ پھر نئی ڈیبیٹ جو شروع ہو جاتی ہے. آپ کہتے ہیں جواب دینا چاہیے تھا، جواب تو آ چکا تھا. نہیں، جواب دینے کے اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ بار بار ایک چیز کے اوپر چیف کو اور فوج کو ملائن کرتے ہیں. تو جب ملائن کر رہے ہیں، وہ انہوں میڈیا کا ایک انسٹرومنٹ ان کے ہاتھ میں ہے، میڈیا کو انہوں نے پستول بنا دیا. اب یہ پستول چل رہا ہے تو انہوں نے بھی تو پھر اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے نا. اگر آپ میڈیا کے اوپر اس قسم کی کیمپین چلائیں گے تو جس کے خلاف کیمپین چل رہی ہے وہ تو کورڈ ہے، انڈر آرٹیکل 19 بھی کورڈ ہے اور دوسرے آرٹیکلز بھی ہیں. 20 سال پہلے ان کو یاد نہیں تھا کہ ہمیں ایکشن لینا تھا. گجرات میں اتنی بڑی ایک تقریر ہوئی جس میں آرمی چیف کا نام لے کے، جنرل فیض حمید کور کمانڈر کا نام لے کے باتیں کی گئی اور یہاں تک گالیاں تک دی گئی. اس وقت اب ایمان مری چھوٹی سی بچی ہے، اس کو تو آپ نے پرچہ دے دیا، ایک لیفٹیننٹ کرنل کی مدعیت میں ایک پرچہ درج کر دیا. اس وقت آپ سوئے ہوئے تھے یا فضل الرحمان نے بات کرتا تو فوج یہ مان لے کہ آپ اس کے خلاف جس قسم کی مرضی بہتان بازی ہوتی رہے، فوج چپ رہے. ہم نے تو حق ہے اپنی ڈیفنس کرنے کا اور قوم کو بتانے کا کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب آرمی کے خلاف کچھ بولتے یہ کہہ رہے ہیں، ان کا مطلب یہ کہ میں نے بھی پڑھا ہے، بدنامی ہوتی ہے نا. فوج کے خلاف کو بات کرتا ہے، فوج کے آرمی چیف کے خلاف بات کرتا ہے، آئی ایس کے چیف کے بات، اور ان کے حکومت وقت ذمہ دار ہیں کردار کشی کرتے ہیں آرمی چیف اور کمانڈر آرمی کے پورے سسٹم کی کہ یہ سازش امریکہ کے ساتھ سازش میں مل گئے، پوری آرمی کو غدار بنا رہی ہے. اس کے خلاف آرٹیکل 6 کا کیس بنے گا اور ہمیں چاہیے کہ کسی کو تو پکڑے گا. یہاں تو بالکل فری فار آل ہو گئے. میں گزارش کروں گا، میں ایک دیہاتی ہوں، حکومت کا فرض ہے بات ہوتی ہے تو وہ پروسیڈ کریں. گزارش کرتا ہوں. ایک شخص پتھر مارتا ہے، آگے سے جواب کوئی نہیں آتا، دوسرا مارتا ہے، تیسرا مارتا ہے، 10واں مارتا ہے، 11واں مارتا ہے تو آپ پکڑ لیتے ہیں. پہلے لوگ کیوں نہیں پکڑتے کہ پکڑ کے سزا دیں اور پتا چلا کہ ہم بات نہیں کریں. مصلحتوں نے ہمارے ہاتھ باندھ دیے نا، مصلحتوں نے ہمارا ملک ٹوٹ بھی چکا ہے، اس کا بھی سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہے. آرمی بالکل نہیں بولتی اور آخر کار جب حد سے باہر بات ہو جائے تو پھر آرمی کو بولنا پڑتا ہے. اور ڈی جی آئی ایس پی آر کا عہدہ اسی لیے ہے کہ وہ آرمی کا امیج خراب نہ ہونے دے. بریک کی طرف جانا ہے. اگلا سوال بڑا اہم ہے، اسی سے ریلیٹڈ ہے. جب ملک کو اندرونی مسائل درپیش ہوں، جب کوئی کسی کی بات نہ مان رہا ہو،
جب ادارے ایک دوسرے کے ساتھ کوئی کوآرڈینیشن نہ کر رہے ہوں. کیونکہ پاکستان میں جو سیاست ہے وہ ذاتی دشمنی تک جا چکی ہے. اس وقت بیڈ گورننس کا یہ حال ہے کہ عوام کے مسائل پیچھے رہ گئے اور ان لوگوں کی انائیں آگے آ چکی ہیں. تو اس بات پر ہم بریک کے بعد آئیں گے، آپ سے سوال کا جواب لیں گے کہ پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے، ایک طرف پرویز علی صاحب اسپیکر ہیں، ان کے سارے اختیارات سلب کر کے اور ایک آرڈیننس جاری کر دیا گورنر صاحب نے کہ جی آپ اب وہ اختیارات استعمال نہیں کر سکتے. کیا وہ کر سکتے تھے؟ اس وقت 2 اجلاس ہوئے آج، تو اس پر بات کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. آفٹر شارٹ بریک ہم آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. میرے صاحب سوال تو میں نے کہا لیتے کہ دوبارہ یہ ہے کہ پنجاب میں جو اتنا بڑا یہ صوبہ ہے، تینوں صوبوں سے بڑا ہے اور دنیا کے 180 ملکوں سے بڑا ہے، یہاں جو تماشا لگا ہوا ہے، یہ جس کا مرضی ہے وہ آرڈیننس جاری کر کے انہوں نے اسپیکر کے اختیارات سلب کر لیے ہیں. اور جہاں اجلاس ہونا چاہیے تھا صوبائی اسمبلی کا، باقاعدہ وہاں نیا بنا صوبائی اسمبلی بنی ہے، وہاں نہیں ہو رہا. حکومت نے ایوان اقبال میں کر لیا ہے. اسپیکر زندہ موجود ہے، ڈسمس بھی نہیں ہوا، نو کانفیڈنس ہے. ڈپٹی اسپیکر وہی پرانا جس نے رمضان شباشی کو وزیر اعلیٰ بنایا تھا، وہ وہاں بجٹ اس کے سامنے پیش کیا. کیا کہتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ اسپیکر ایک بہت ہی اہم عہدہ ہے، اور اس اہم عہدے پر بیٹھے ہوئے جو ہیں وہ اس وقت کی جو اپنے آپ کو جمہوری حکومت کہہ رہے ہیں کہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے آئے ہیں، اور ٹیکنیکلی پھر یہ جمہوری حکومت ہے، اس کے ساتھ اسپیکر کی کوآپریشن نہیں ہے. جو یہ چاہتے ہیں وہ اسپیکر نہیں کرتا، تو پھر ایک ڈیڈ لاک بن جاتا ہے. یہ وہی ڈیڈ لاک ہے جس کے لیے رات کے 12 بجے عدالتیں کھلی. تو سپریم کورٹ بھی دیکھ رہے ہیں، پوری قوم دیکھ رہی ہے. دیکھ کے کیا کر رہے ہیں؟ کہ وہ اگر بجٹ پیش نہیں ہوتا، پاس نہیں ہوتا، تنخواہیں نہیں ملیں گی، جو سبسڈی ہے وہ نہیں ملے گی، عوام کو نقصان ہوگا. یہی بات ہے نا کہ بجٹ اگر نہیں پاس ہوگا، بجٹ پیش ہی کرنے نہیں دیا جائے گا تو پھر کرائسس آئے گا. وہاں مطالبہ کیا ہے؟ پیش کرنے میں کوئی جائے. وہ کہتے ہیں کہ آئی جی اور چیف سیکرٹری جو اکثر بیٹھے رہتے ہیں. جب آپ کسی نیشنل اسمبلی کو دیکھیں گے وہاں فیڈرل سیکرٹری بیٹھے رہتے ہیں. تو یہاں ضد ہے کہ وہ نہیں آ سکتے. کیوں نہیں آ سکتے؟ اس لیے کہ جو اس وقت کی حکومت ہے وہ نہیں چاہتی کہ وہ آئیں. وہ سرکاری ملازم ہیں اور وہ اپنے نہیں. خدشہ کیا ہے؟ کیا آپ کے خیال میں کیا خدشہ ہے؟ کیوں نہیں آئے؟ کہ مثلا اگر بیوروکریسی جواب دہ اسمبلی کو بھی نہیں ہے تو کہاں ہے؟ نہیں، بیوروکریسی بالکل جواب دہ ہے اپنے سپیریئرز کو. حکومت کا یہ ایکٹ درست ہے. ایک جو اسپیکر ہے وہ میرے خیال کے اندر وہ چین آف کمانڈ کو بائی پاس کر رہے ہیں. وہ بلا رہے ہیں بیوروکریٹس کو، جبکہ ان کے جو منسٹر ہیں اور چیف منسٹر ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ یہ جائیں. ایسا ہی ہے. ٹھیک ایسے ہی ہے نا. ایسے ہی. تو اب اسپیکر بائی پاس کر رہے ہیں سب کچھ، اور وہ جا کے نہیں. اسپیکر کے نیچے بنی ہوئی استحقاق کمیٹیاں کسی بھی سرکاری افسر بلا سکتی ہیں. وہاں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کسی بڑے سے بڑے بندے کو بلا سکتی ہے. قانون اور ضابطہ ہوتا ہے، فوج میں بھی ہے. اسمبلی رولز ہیں. ایک یونٹ کے سپاہی کو اس کا اپنا سیو اور اس کی اپنی چین آف کمانڈ آرڈر دے تو وہ آگ میں بھی چھلانگ لگا دے گا. تو ڈائریکٹ سے بلا رہا تو وزیر اعلیٰ کو کیا رہا ہے؟ بائی پاس کر کے کسی اور ہیڈ کوارٹر سے کوئی بندہ کہے گا نہیں. آج میرے پاس کا غالباً خبر نہیں ہے. وہ ڈائریکٹ نہیں بلا رہے، وہ انہوں نے رولنگ دیا ہے کہ وزیر اعلیٰ کو چاہیے، انہوں نے بلائے. وزیر اعلیٰ نے نہیں مانی بات. پھر یہ ایک لیک آف کوآپریشن ہے. ہاں ایسے ہی. لیک آف کوآپریشن ہے. دوسرا یہ بھی ہے کہ اسپیکر جو ہے وہ غیر جانبدار ہوتا ہے، غیر جانبدار نہیں ہے. ہاں یہ بالکل صاف نظر آ رہا ہے. یہی اسپیکر صاحب اپنی پارٹی کی گورنمنٹ ہوتی تو کوئی اور رولنگ دیتے، کیونکہ اس پارٹی کی گورنمنٹ ہے. یہ وہ رولنگ ہر پاکستان میں المیہ یہ ہے باجوہ صاحب کے جو اسپیکر جس کو کہتے ہیں یا صدر جس کو کہتے ہیں، وہ پھر نمائندہ پارٹی کا تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہاں جان چھوڑتے نہیں ہیں. ان کو چاہیے کہ غیر جانبدار ہوں. یہاں تو ہے نہیں ایسا. دیکھیے، دیکھنا یہ ہے کہ جب میں بھی ایک بار کا بڑی بار کا سپریم کورٹ بار کا ایک عہدیدار رہا ہوں، جب ہم الیکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر ہماری جو ایفیلیشنز گروپوں کے ساتھ نہیں رہتی یا سیاسی پارٹی کے ساتھ نہیں رہتی. ہم انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، ہم پورے وکلا کے لیے سوچتے ہیں. ایسے آپ کا بھی ایسے ہے. اسپیکر کسٹوڈین آف ہاؤس ہوتا ہے. اس کے پاس اختیارات بھی بہت، جس طرح سے وزیر اعلیٰ کے پاس اختیار ہے اس کے پاس بھی اختیارات ہیں. رولز اینڈ ریگولیشن اس کو اختیارات دیتے ہیں، وہ اپنے اختیارات کو استعمال کر سکتا ہے. اس اختیارات کے تحت اس نے آئی جی اور چیف سیکرٹری کو بلایا تو کیوں نہیں جانا چاہیے؟ ان کو ایکسپلینیشن دیں، کوئی مسئلہ نہیں. یا کہیں جی ہاں جی ہم نے لیگلی کیا ہے، عدالت جانے اور ہم جانے، معاملہ عدالتوں میں پینڈنگ ہے. اور دوسری بات جو بڑا کل سے جو شور دیکھ رہے ہیں، نہایت ہی افسوس کے ساتھ اقبال صاحب
देखिए सदर और गवर्नर के पास ऑर्डिनेंस देने का इख्तियार है, है। और किन हालात में? जब असेंबली का इजलास ना हो रहा हो। कल से इजलास तो हो रहा है पंजाब असेंबली का, तो गवर्नर के पास कौन सा इख्तियार है ऑर्डिनेंस देने का? नहीं दे सकता, चलता इजलास उसने सस्पेंड किया, नहीं कर सकता। और दोबारा इजलास हो सर गया। ये उसके पास इख्तियार नहीं है। इजलास को सस्पेंड करना, चलाना ना चलाना वो स्पीकर की, गवर्नर की इंटरफेरेंस है। नहीं, यहाँ इजलास 40वां इजलास चल रहा है, अवाने इकबाल में 41वां चल रहा है। आगे नहीं, बताइए, मैं- नंबरिंग का मैं- फर्क है। अब जो उसने ऑर्डिनेंस दिया, चलो आ गया, आईनी है गैर आईनी है, जो भी एक ऑर्डिनेंस आ गया, तो इकबाल में एक इजलास होने का जी इतने बजे होगा, और उससे पहले स्पीकर जो है ऑलरेडी कल का इजलास कंटिन्यू आज के लिए कर रहा है, और उसमें वही ऑर्डिनेंस रख के उन्होंने कहा जी ये गैर कानूनी है, उसको उड़ा दिया, और उसके बाद बदल पास हो नहीं, रहा है। आपका अब मतलब देखिए, ये है कि इस वक्त सेशन जब हो रहा था, हाँ। स्पीकर परवेज इलाही की सदारत में आज, हाँ। तो उन्होंने जो हाजिर एमपीएस थे उनकी वोटिंग लेके करवाया है। उन्होंने वोटिंग करा के इस ऑर्डिनेंस को गैर कानूनी करार दे दिया। अच्छा, ठीक है। अब स्पीकर की रूलिंग आपको पता है 69 जैसे पहले वो फाइनल है। अब स्पीकर की एक रूलिंग आ चुकी है। एक बात, दूसरा बहुत बड़ा एक मजाक हो रहा है कि स्पीकर की मौजूदगी में डिप्टी स्पीकर एक इजलास कर रहे हैं। हाउ इट इज पॉसिबल? इकबाल साहब, मैं नहीं समझता कि ये पॉसिबल होगा, ये गैर कानूनी इजलास दूसरा होगा। भाई लेकिन साहब, आप तो अफसोस इस बात का है, हमारे कानून है, देखिए, ये बताइए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट बार के सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं, मुझे ये बताइए कि उन्होंने सिर्फ ये इजलास का नहीं किया, उन्होंने स्पीकर के तमाम इख्तियार सलब करके उन्होंने वजारत कानून को दे दिए हैं, और सेक्रेटरी असम्बली के इख्तियार सेक्रेटरी लॉ को दे दिए। ये क्या हो सकता है? देखिए गवर्नर के पास लेजिस्लेशन के इख्तियार नहीं है। एक उन्होंने एक ऑर्डिनेंस दिया, उस ऑर्डिनेंस को गैर कानूनी करार दे दिया गया, और उसके बाद कोई इजलास होता है, आप अवाने इकबाल छोड़ के जहां भी करें, फ्लैटिज होटल में करें, जहां भी करेंगे, तो वो गैर आईनी, गैर कानूनी है कानून के मुताबिक। अगर कानून के मुताबिक चलना है तो फिर कानून के मुताबिक चले। अब ये तो नहीं हो सकता था कि जनाब कौमी असेंबली में जैसे ये नो कॉन्फिडेंस की थी तो वो इजलास अपना कहीं और बुला नहीं, लेते। आप गैर कानूनी कह रहे हैं, लेकिन मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब भी तो फ्लैटी होटल में बने थे। नहीं, मैं गुजारिश करता हूँ, हमजा का मामला पेंडिंग है अदालत में, अच्छा, इसलिए उसने कहाँ इजलास किया कहाँ नहीं किया सब जुड़े से। वो सब जुड़े से, इसलिए हम उस पर कमेंट्स नहीं कर सकते। लेकिन कानून का तालिब होने के नाते मैं एक बात जरूर कहूंगा, स्पीकर के इख्तियारात को, असेंबली के इख्तियारात को, अगर कोई गवर्नर को ऑर्डिनेंस देता है या इंटरफेरेंस करता है तो डायरेक्ट इंटरफेरेंस है लेजिस्लेशन में। जब ये हालात हो जाए मुल्क के अंदर कि असेंबली की ये हालत होगी, तो मैं माफी चाहता हूं, मैं क्योंकि लॉ का स्टूडेंट हूं, हम काला कोट पहन के ना सब्जी खरीद सकते हैं, ना फ्रूट खरीद सकते हैं, ना करियाना मार्केट में जा सकते हैं। हर बंदे ने अपना रेट रखा हुआ है। आपकी कानून की धज्जियां जिस तरह उड़ाई जा रही हैं पूरे मुल्क के अंदर, कौन है जो अगर वो देखो, ये सिर्फ अजलास का मसला नहीं है। अजलास में पेश किया हुआ बिल, जिसको आप फाइनेंस बिल कहते बजट का हैं, बिल। अगर वो पास हो जाता है 1/3, ये अपोजिशन नहीं जाती, जो आगे अपोजिशन काल की हुकूमत थी, वो जो पैसे डिस्पर्स होंगे वो लीगल होंगे। देखिए इजलास से जब गैर कानूनी होगा तो उसका उसका फैसला कौन करेगा? नहीं, अब देखिए जिस तरह आज स्पीकर साहब ने कहा कि हम फिर जाएंगे हाई कोर्ट में जाएंगे इसको लेके, लेकिन अफसोस के साथ अगर अदालतों ने सारे मामले हल करने तो असम्बलियां फारिग कर दें। बल्कि मुकर्रना तो ये है, भाई लेजिस्लेशन बनाने वाले तो असम्बलियां होती हैं, कानून तो ये बनाती हैं, अदालतें तो उस पर अमल दरामद करवाती हैं। अगर गवर्नर ऐसा ऑर्डिनेंस जारी नहीं कर सकता, उनको मशवरा दिया गया है कि उन्होंने कर दिया, तो क्या अगर ये इलीगल हो तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है? देखिए ये बातें जो हैं ये सारी आइन की हैं। आइन के जो भी मुतरादिफ कोई भी कानून, कोई भी आदमी, कोई भी एक्ट गवर्नर करेगा, ये भी अब तो कर सकता था ना, देखिए, गवर्नर ये भी कर सकता कि वहां असेंबली में ही होता, पंजाब असेंबली के अंदर देखिए, होता। 2007 में पीसीओ आया, जन्म शरफ खिलाफ हाई ट्रीजन का पर्चा हुआ, मुकदमा हुआ, उसकी हियरिंग भी हुई, लेकिन क्योंकि कोर्ट की लेजिस्लेशन एक क्वेश्चन हो गई जिसकी वजह से वो सारे का सारा मामला खत्म हो गया, वरना हिस्ट्री में पहली दफा आर्टिकल 6 का इस्तेमाल हुआ था, आज तक नहीं हुआ। अगर गवर्नर, सदर या एस्टेब्लिशमेंट कोई लोग, कोई भी आइन के मुतरादिफ आर्टिकल, आप समझते हैं कि हर आदमी कानून का पाबंद है, आइन का पाबंद है। अगर सदर पाकिस्तान इस वक्त सारी असम्बलियां खुद ही तोड़ दे तो क्या उसे माना जाएगा? क्या अदालत में भी जाना पड़ेगा? जो तो क्योंकि वो तोड़ सकता ही नहीं, अगर तोड़ देता, सारी असम्बलियां तोड़ देता तोड़ देगा तो आर्टिकल 6 का वो मुतरादिफ हो। तो फिर पंजाब में किस तरह इसके अलावा? पंजाब के अंदर गवर्नर ने जो किया है, हाँ, और इससे पहले भी गवर्नर ने बहुत कुछ किया है,
अब सारी बातें जो हैं, अगर अदालतों ने ही मसाइल को हल करना है तो फिर अदालतों को कहेंगे वही आ जाएं और असेंबली में बैठ के सारा काम भी वही करें। जी माफी सर, चाहूंगा। दरम्यान में बताइए कि ये आप भी समझ रहे हैं रोजाना, ये अब किस तरह, यानी जिस तरह मैंने अभी कहा है कि कोई कहीं बैठा हुआ आदमी, बाहर पाकिस्तान का वो सदर है, यहाँ गवर्नर बैठे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, तो उनको आईन ने तहफ़्फ़ुज़ भी दिया हुआ है, लेकिन अगर वो बैठे बैठे ही कोई ऐसा ऑर्डिनेंस जारी कर देते जो वो नहीं कर सकते थे, तो फिर व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? फिर यही होगा कि उनके खिलाफ लोग अदालत में जाएंगे, और अगर वो अपनी इस किस्म की डिसीजन से पीछे नहीं हटेंगे तो फिर वो रात के 12 बजे अदालत का दरवाजा खोलेगा। इससे बहुत शिकायतें हैं। क्या आप अब तक समझते हैं खुल कि तो ये- नहीं रहा। पंजाब के अंदर जो कुछ हो रहा है, जो आप बता रहे हैं कि 180 ममालिक से बड़ा सूबा है, हाँ। उसमें जो तमाशा लगा हुआ है, आइन के मजाक उड़ाया जा रहा है, तो अदालतें कहाँ रात की अदालतें गई, अब क्यों नहीं खुलती? आज खोलनी चाहिए। इस नहिश पे आज अदालतें खोलनी चाहिए थी। सूरत हाल को ले आते हैं कि फिर कोई ना कोई इकदाम जो है, बल्कि आपको पता है कि सीएम पंजाब का जो केस गया हुआ है उसमें जैसे शुजात साहब हैं जी। और उन्होंने बेंच अप बनाया, उसके से पहले चीफ जस्टिस सुनते रहे, उन्होंने इधर भेजा, फिर उन्होंने उधर भेजा, फिर वापस आया हुआ। यानी इसका मतलब यह है कि जब दौरान फैसला नहीं आता, कोई भी चीफ एग्जीक्यूटिव फैसले कर रहा होता है, ट्रांसफर के फंड डिस्पर्स कर रहा होता है, डेवलपमेंट फंड दे रहा होता है, तो बात आगे बढ़ चुकी होती है। इकबाल साहब, मैं माफी चाहूंगा, देखिए कौमी असेंबली वाला मामला गया, रात को सुबह मोटो हुआ, 4 दिन के अंदर उसका फैसला कर दिया। हो गया। जिसका फैसला ना करना हो उसको हम एकेडमिक डिस्कशन में ले जाते हैं। ये मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा हमारी ये अदालतों में। वही सियासी रस्साकशी है जो 55-54 में चली थी, जिसकी बुनियाद पर फिर पाकिस्तान के मसाइल हुए और वो 56 का आइन बना और वो 1.5 साल के अंदर एब्रोगेट हो गया। आप क्या प्रोटेक्ट करते हैं? ये वही तो इन हालात में सियासी क़यादतें अपने मसाइल या अपने जो भी उनके हैं वो आपस में बैठ के हल नहीं कर रहे, और तीसरे लोग भी अगर इंटरफेरेंस करते हैं तो उनको तानाज़नी का सामना करना पड़ता है। तो फिर क्या होने जा रहा है? क्या कोई आपके ज़हन में आती है बात कि ये सिस्टम चलेगा या चलेगा तो कब तक चलेगा? सिस्टम चलेगा, मेरे ख्याल में सिस्टम चलेगा, और इसको सपोर्ट रहेगी, सही बात करने वालों की को सपोर्ट सुप्रीम कोर्ट की रहेगी। ये इस तरह नहीं हो सकता कि हम अपनी मनमानियां करें और आइन को तुरफा तमाशा बना दें और इसकी जमहूरियत को चलाएं। पाकिस्तान काबिल इज्जत है, लेकिन 63A का फैसला जब तक आता रहा, जब तक सब कोई बदल नहीं गया, तो फिर आपने देखा कि पंजाब में बदल गई हर चीज। फिर वो 25 लोगों का फैसला आया, फिर इलेक्शन कमीशन लेके बैठा रहा, फिर जब ये वापस आया तो वो बन चुके थे वजीर आला। अब 5 जो उनके सिपाही सीटें वो लेके बैठा हुआ है, 25 के 20 का यहाँ इलेक्शन हो रहा है। ये क्या हो रहा है? सियासतदानों को समझना चाहिए ना कि इस तरह मुल्क नहीं चलते। हमारे मुल्क को बार बार जो मसाइल पेश आते हैं, जो खराबियां पेश आती हैं, वो इसीलिए आती हैं कि हम अपना ज़ाती मुफाद और ज़ाती दुश्मनियां सियासत में ले आते हैं और मुल्क को चलाने वाली सियासत हम नहीं करते। होना तो ये चाहिए कि जो इस तरह की मुश्किलात में पाकिस्तान फंसा हुआ है, बाल बाल कर्जे में है और कर्जे वापस करने हैं और अपने जीडीपी के कर्जे में तो फंसा हुआ है। कौन फंसा हुआ है? पाकिस्तान फंसा हुआ नहीं है, पाकिस्तान फंसा हुआ है। सियासतदान तो नहीं फंसे हुए, वो कहते हैं पाकिस्तान बड़ी मुश्किल में है। मैं तो मानते नहीं, हुकूमत मुश्किल में नहीं है, अवाम मुश्किल में। जिस रेवड़ के जो हिफाजत करने वाले हैं उन्हीं की नीयत खराब हो जाए तो सादी ने फिर कहा था ना कि फिर अपनी भेड़ों को हिफाजत से दिल उठा लो, उसकी फातिहा पढ़ लो अपने रेवड़ की, अगर तुमने ये काम नहीं करना। भाई साहब, ये चौधरी साहब क्या कर रहे हैं कि चौधरी शुजात के दोनों वोट उधर पड़े हुए, दोनों पर ये वो वजीर आज़म टिका हुआ है ज़ाहिर वफाक में। आज उन्होंने कहा जी कि ये गलत हो रहा है, आज बोले हैं, आज बोले हैं। आज इसलिए बोले कि भाई के साथ क्या हो रहा है फरोजलाई के साथ, और उनका जो भतीजा है उनका पकड़ो इसे। हाँ जी, फिर बोले। हाँ जी, फिर जाती बात है ये बोले। और सर जी के पंजाबी जी कहते हैं पुछल तो प्यार आए तो फिर ही कोई बोल रहा है। माफी चाहूंगा, ये चौधरी साहबान आज के सियासतदान नहीं है, पुराने सियासतदान है, लेकिन इनको अपना इमेज अब कायम रखना होगा, जो इनका एक इमेज है। जो अब डैमेज भी होता जा रहा है कि आप किस तरह ये घर में रह के 2 उधर बंदे घुसाए हुए हैं तो 3-4 इधर घुसाए हुए। यही एक तमाशा है ना। अब देखिए, मैं गुजारिश करूंगा, जिस तरह का आजकल माहौल चल रहा है, जैसे कौमी असेंबली ने फैसले दिए, आज पंजाब में जो कुछ हुआ, अदालतें नहीं लगी। आर्टिकल 25 है हमारा, प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी, जिसकी वजह से सियासतदानों, मामला तो सियासतदानों के हैं, लेकिन बेड़ा गर्क हो रहा है आईने पाकिस्तान का इन्हीं सियासतदानों के हाथों। इन्हीं सियासतदानों ने इसी का सहारा लेके हुकूमत में आना होता है।
لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر یہ آئین ہوگا، ملک ہوگا تو ہم ملک میں یہ سسٹم اب بہتر ہوگا یا کب تک چلے گا، چل سکتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے سے زیادہ یہ چلے. بہت شکریہ ناظرین، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا اور سنا. پینل کا یہ خیال یہ ہے کہ یہ سسٹم ناقابل اب کسی کام کا بھی نہیں رہا، یعنی یہ لوگوں کے مسائل حل نہیں کر سکا. ڈسکشن میں اکثر انہوں نے کہا کہ حکومت بڑی مشکل میں ہے. مشکل میں نہیں ہے. اس وقت پاکستان پیپل پارٹی پنجاب میں 100% اپنا کوٹا لے چکی ہے، من مرضی کی وزارتیں. اور وفاق میں آپ دیکھ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان نے سب سے زیادہ جس کو ارننگ منسٹریز کہتے ہیں وہ لی ہیں، اور اس طرح پاکستان پیپل پارٹی فیڈرل میں ہے. یعنی یہ پاکستان کے وسائل کے اوپر یعنی قبضہ کرنے کے لیے پاکستان کی سیاسی پارٹیاں مل کے کچھ بھی کر سکتی ہیں. ان کے لیے کوئی ایسی اخلاقیات نہیں ہے کہ کوئی پارٹی کسی کے ساتھ مل رہی ہے. کل کو کیا کہا تھا، کل کو کون کسی کو گھسیٹ رہا تھا. حکومت چاہیے. وجہ یہ ہے کہ اس کی بات کیا ہوگا، کیا حکومت بڑے مشکل میں ہے؟ نہیں، حکومت مشکل میں نہیں ہے، لوگ مشکل میں ہے. اور یہ جو نظام ہے یہ کیا چلتا رہے گا؟ اگر چلتا رہے گا تو پاکستان کی معیشت بھی اور پاکستان کی میں سمجھتا ہوں کہ عوام کی بھی بری سے بری حالت ہوتی جائے گی. یہ نظام کو کون سیدھا کرے گا؟ ہماری عدالتیں یا جن کے اوپر تانا کیا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ. اگر افواج پاکستان ان کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جانوں کا اگر نذرانہ پیش کر سکتی ہے تو ملک کے لوگوں کے جان و مال اور تحفظ کے لیے بھی اسے کوئی نہ کوئی رول تو پھر ادا کرنا ہی پڑتا ہے. آپ اپنا خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.